गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार भैया ज्योग्राफी टीचर निजी शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहा हूँ और आपके अपने क्षेत्र में साधना क्लासेस कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और लगातार निजी शिक्षण संस्थान में कार्य करते के चलते बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमें YouTube पे पढ़ाएं। होता क्या है कि जब किसी परिस्थिति वंश हम क्या करते हैं, कोई संस्था है छोड़ देते हैं या अन्य संस्था ज्वाइन कर देते हैं, तो बच्चों से लगातार बेहतर कनेक्टिविटी और घनिष्ठ लगाव के चलते जिन बच्चों को पढ़ा के उन्हें वापस 12th क्लास में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैंने सोचा कि उन्हें YouTube पर आके जो पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो पुस्तक है उसके सारे के सारे चैप्टर YouTube पर कराने का प्रयास कर रहा हूँ जल्द ही दिसंबर माह के अंत तक, और ताकि बच्चों के अंकों में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा आपको सूचना दे दूं कि हम से डोंगरगढ़ के ग्रामीण अंचल और शहरी क्षेत्र के जो 12th के और अन्य जो कंपटीशन बच्चे हैं उनके लिए जल्द ही नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। BSTC प्री बैच हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से, और इनके अलावा 12th वाले बच्चों के लिए 15 मार्च से प्री BSTC का बैच स्टार्ट करेंगे। अभी जो 20 दिन है इनके अंदर मैं आपको ज्योग्राफी जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है उसके सारे के सारे आपके चैप्टर है वो YouTube पर साधना क्लासेस कोचिंग इनके साथ साथ मेरे खुद का चैनल मनोज सर ज्योग्राफी उसमें उपलब्ध करवा दूंगा। सारे के सारे वीडियो फर्स्ट किताब के 8 चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे जल्दी, जिनमें से आज अपन पहला चैप्टर की बात करेंगे मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा होगा परिचय, मानव भूगोल का परिचय, उसके बाद में भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, फिर परिभाषा, फिर मानव भूगोल के उपागम। इतना विस्तृत हम नहीं पढ़ेंगे कि कंपटीशन के लायक, सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे जो आपके क्लास 12 के जो 56 नंबर का मटेरियल आएगा उतना ही पढ़ेंगे इस किताब में। बाकी विस्तृत अपन पढ़ना चाहिए, कंपटीशन लेवल तक पढ़ना चाहिए तो बहुत ज्यादा डीप जरूरत है, लेकिन ये सिर्फ क्लास है वो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो शुरुआत करते हैं अपन मानव भूगोल के पहले चैप्टर प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सरल सी बात है, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ये जो शब्द है जियो और ग्राफी से बना है। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। किसका वर्णन? पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं कौन सी ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका मतलब मानव की जो एक्टिविटी है उनका भी अपन इसमें अध्ययन करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर 1 या 2 अंक आएगा। अभी ब्लू प्रिंट नया नहीं है, आते ही जल्द आपको सूचना दे देंगे। इस चैप्टर से आपके चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। पहले इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हमें उस तरीके से पढ़ना है जिससे हमारे मार्क्स में वृद्धि हो। मानव भूगोल का परिचय में भूगोल के अंदर किसके बारे में वर्णन करते हैं? पृथ्वी के बारे में। और मानव भूगोल में देखो 2 प्रकार की चीजें होती है, एक तो भौतिक घटक और एक मानवीय घटक। जैसे पर्यावरण, जलवायु, मृदा, ठीक है। मानवीय घटक आपके जैसे मानवीय क्या कर सकता है? पशुपालन, खेती,
उद्योग। जब हम इन दोनों के साथ अध्ययन कर रहे हैं, ज्योग्राफी का भी एक्टिविटी जो भी होती है, भौतिक उनके भी अध्ययन कर रहे हैं, मानव के अध्ययन एक्टिविटी क्रिया है उनका भी अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के मिले तो ये क्या हो गया, मानव भूगोल। ये मानव की एक्टिविटी होगी और भूगोल की, दोनों के एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। पशुपालन, खेती। अब सरल सी बात है, खेती करेंगे तो मनुष्य किस मिट्टी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी खेती करनी चाहिए। उद्योग की बात करें तो भू आकृति, किस स्थान पर हमें उद्योग स्थापित करने चाहिए। सर ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। अब अपन मुद्दे पर चलते हैं सीधे डायरेक्ट। इस मानव भूगोल चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डेफिनेशन का ध्यान रखना है। रेडजेल, एलन, सैंपल, विडाली, ब्लास की 3 तो ये है। इनके अलावा जो विचारधारा और है, जैसे पर्यावरण निश्चयवाद किसे कहते हैं, नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं, इनका ध्यान रखना है। और इस चैप्टर में आपको और ध्यान रखना है मानव भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं। तो मानव भूगोल के उपागम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्राकृतिकरण और मानव प्रकृति का मानवीकरण। ये क्या होता है? मानव का प्राकृतिकरण वो दौर जिसमें मनुष्य पूर्ण तौर पर किस पे डिपेंड था? प्रकृति पर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव का प्राकृतिकरण से क्या आशय है, तो आप बताओगे कि आदि मानव जिसमें मनुष्य पूर्ण तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति जैसा चाहती थी उसके अनुकूल उसे ढलना पड़ता था। दोबारा सुन लेना, अगर क्वेश्चन आता है कि मानव का प्राकृतिकरण से क्या आशय है, आदि मानव या वह दौर जिस दौर के दौरान मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति जैसा चाहती थी वैसा उसे प्रकृति के अनुसार उसे ढलना पड़ता था, प्रकृति की वो पूजा करता था, उसे क्या कहा गया है? मानव का प्राकृतिक। अर्थात मनुष्य किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर। मनुष्य किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर। छोटा से मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे मतलब अपन बात करें कि हमारे यहाँ विचारधारा चलती थी, आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। नीम का वृक्ष है, अपन मानते थे कि नीम के वृक्ष में भगवान नारायण का आवास होता है, वो निवास करते हैं, या फिर वट वृक्ष में भगवान निवास करते हैं, या फिर कभी कभार जैसे मतलब जब बारिश नहीं होती थी तो गांव के लोग क्या करते थे, इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। अरे करता है, कौन करता है? और यहाँ कहता बारिश होने में तो मतलब कालकड़ में आसपास में भूत प्रेत आ गया, बारिश होने दे। अरे कहता कौन कहता? इसका मतलब क्या? मनुष्य इतना मतलब प्रकृति का गुलाम था, प्रकृति का इतना दास बन चुका था कि प्रकृति जैसा करती वैसे उसे स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि मनुष्य के पास प्रौद्योगिकी ज्ञान नहीं था। वो किस पे डिपेंड था? प्रकृति पर। मनुष्य किसका गुलाम था? प्रकृति का। किसका दास था? प्रकृति का। तो सरल सी बात है, ये पेपर में अगर आ भी जाए तो ये नहीं लिखते हैं कि भूत बढ़ गया, बारिश हो रही, नहीं। सरल सी बात है, अगर क्वेश्चन आ गया कि मानव का प्राकृतिकरण से क्या है, तो आप लिखोगे वह दौर जिस दौर के दौरान मनुष्य पूर्ण तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति के अनुसार उसे ढलना पड़ता था, प्रकृति जो भी घटनाएं प्रकृति पर होती थी उसे सारा सोच स्वीकार करता था। अर्थात मनुष्य पूर्ण तौर पर किसका गुलाम था? प्रकृति का। फिर है आपका प्रकृति का मानवीकरण। धीरे धीरे प्रकृति के मानवीकरण में आप क्या लिखोगे? अगर ये आ जाए प्रकृति का मानवीकरण, अगर आता नहीं है इसमें क्वेश्चन, तो देखो इस चैप्टर से सीधा क्वेश्चन आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। मानव भूगोल की परिभाषा आएगी और उसमें पूछेंगे इस परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है। फिर भी बता देते हैं चैप्टर की प्रकृति का मानवीकरण। ऐसा वक्त आया धीरे धीरे कि प्रकृति ने मनुष्य को अवसर प्रदान किया। प्रकृति ने मनुष्य क्या किया? अवसर प्रदान किया, और मनुष्य ने उन अवसरों का फायदा उठा के धीरे धीरे प्रौद्योगिकी ज्ञान करके प्रकृति की उन अवसरों को जैसे प्रदान किया, मनुष्य ने धीरे धीरे क्या किया? टेक्नोलॉजी का सहारा लेके प्रकृति में इस तरीके से परिवर्तन किया कि धीरे धीरे प्रकृति को अपना गुलाम बना लिया। एक वो दौर था जिसमें प्रकृति का गुलाम कौन था?
प्रकृति का दास कौन था? मनुष्य। अब एक दौर वो आ गया जिसमें मनुष्य ने प्रकृति को अपना क्या बना दिया? गुलाम या दास बना दिया। जैसे पहले गुलाम था, सर्दी लगी तो मनुष्य को नॉलेज नहीं था, क्या रह गया? तो वो क्या करते थे, पशुओं के चमड़े थे, सर्दी से बचने के लिए वो अपने शरीर पर लपेट लेता था, सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि मनुष्य के पास क्या नहीं था? नॉलेज नहीं था। फिर प्रकृति ने जैसे अवसर किया, उसने ऐसा कर दिया कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर आपकी किताब में रोटरडम की घटना दे रखी है, रोटरडम स्थान के बारे में दे रखा है, वहां इतनी ठंड पड़ती है कि फिर भी मनुष्य ने इतनी प्रौद्योगिकी विकसित कर लिया है कि उस क्षेत्र के अंदर भी, उस गर्म क्षेत्र के अंदर भी वो रह रहे हैं, एकदम टेम्परेचर जो माइनस में है उसमें भी, जहां पर जमी है वहां भी अपने आप को गर्म कर लेते हैं। मान लो ये सर्दी का मौसम है, हमारे पास बोले अभी हुआ, हमने क्या प्रौद्योगिकी की सहायता से क्या क्या विकसित किया, स्वेटर, कम्बल सब पहना। अब सर्दी कितनी भी सर्दी हो, लेकिन अपने जहां अपन जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम को पूरी तरह से चारों तरफ से गर्म एसी से अपन क्या करते हैं? होड़ बना लेते हैं, अरे एकदम गर्म कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं। इसका मतलब हमने अब पूर्ण तौर पर प्रकृति पर रहना नहीं है। अब हम धीरे धीरे किसको गुलाम बना रहे हैं? अरे किसको अपने वश में कर रहे हैं? प्रकृति को। किसको वश में कर रहे हैं? प्रकृति को वश में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने इतनी शक्तियों का इस्तेमाल कर दिया, प्रकृति से छेड़खानी कर रहा है कि उसका खामियाजा धीरे धीरे उसे भुगतना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर पूछे प्रकृति का मानवीकरण तो आप सीधे सर से बताओगे कि जब प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, मनुष्य ने तकनीकी का सहायता से असंभव कार्य को भी संभव बनाया और धीरे धीरे मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति को अपना दास या गुलाम में बना लिया। ये क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का क्या है? मानवीकरण। अब बात करते हैं इस चैप्टर में डेफिनेशन, मानव भूगोल की परिभाषा, और वेरी इंपॉर्टेंट यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सीधा क्वेश्चन आएगा कि निम्न परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से है? 3 भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषा दी है मानव भूगोल की। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो सरल सा छोटा सा तरीका है। मानव समाज प्लस धरातल के बीच, धरातल के मध्य या धरातल के बीच, मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन अगर जिसके अंदर करे उसे मानव भूगोल कहते हैं। ये परिभाषा दी थी रेड जेल ने। किसने दी थी? रेड जेल ने। किसने दी थी? रेड जेल ने। एकदम सिंपल परिभाषा। मानव भूगोल किसे कहते हैं? मानव समाज अपन रह रहे और धरातल जो भी भौतिक फिजिक्स जो भी पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, आपके बुआ करती हो, धरातल के जो भी हो, मिट्टी हो, कुल मिला के धरातल पर अपन रह रहे हैं। हमारे बारे में हमारा मानव समाज जिसमें सामाजिक रहन सहन, वातावरण, संस्कार, धर्म, आपको कुछ भी ध्यान, आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो, मानव समाज धरातल के बीच का संबंध किसने कहा था? रेड जेल ने। आपको पेपर के अंदर ये देखना है कि पेपर में परिभाषा कौन सी आ रखी है? मानव समाज आ रखा है, धरातल आ रखा है। इसका मतलब कौन होगा? रेड जेल। कौन होगा? रेड जेल। ठीक है। उसके बाद में मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा है अस्थिर पृथ्वी। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। पृथ्वी क्या है? अस्थिर है। अरे पृथ्वी स्थिर है क्या? नहीं है। और उस पृथ्वी पे मनुष्य क्या कर रहा है? एक्टिविटी। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब पृथ्वी क्या है? अस्थिर। और मनुष्य क्या कर रहा है? एक्टिविटी, क्रिया कर रहा है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में अगर संबंधों की अंतर क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मानव भूगोल है। और ये बात कही थी आपके किसने? एलन सैंपल ने।
किसने की थी? एलन सैंपल ने, एलन सैंपल। दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई। तीसरी परिभाषा दी थी विडाल डी ब्लास ने। पृथ्वी के भौतिक नियम और पृथ्वी के भौतिक नियमों के साथ साथ पहली परिभाषा कौन सी थी? मानव समाज और धरातल। कौन आएगा? रेडजेल। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव कौन आएगा? एलन सैंपल। और भौतिक नियम, पृथ्वी के भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य का संबंध, ये विडाल डी ब्लास। दोबारा सुन लेना। अगर आ जाएगी मानव समाज और धरातल तो कौन आएगा? रेडजेल। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव कौन आएगा? एलन सैंपल। पृथ्वी के भौतिक नियम और उस पर रहने वाले जीवों के, अगर ऐसा कुछ आता है तो कौन आएगा? विडाल डी ब्लास। कुल मिला के आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। 90% यहीं से आता है। तीनों परिभाषाओं में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और सीधे से क्वेश्चन पूछता है। फिर भी अपन आगे और बढ़ेंगे। तो ये जो थे मानव भूगोल की परिभाषा। तो मानव भूगोल की 3 परिभाषाएं होगी। मानव समाज और धरातल है तो रेडजेल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील है तो एलन सैंपल, पृथ्वी पर के भौतिक नियमों और तथा इनके मध्य, इन पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मध्य का संबंधों का अध्ययन की बात करें तो कौन आ जाएगा? विडाल डी ब्लास। दोबारा अंतिम बार बोल रहा हूं, मानव समाज और धरातल है तो रेडजेल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील है तो एलन सैंपल, पृथ्वी पर रहने वाले जीवों भौतिक नियमों और तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। ये जो भौतिक नियम और रहने वाले जीवों की बात कही थी, ये बात कही थी विडाल डी ब्लास। आपको प्रश्न में ये ध्यान रखना, भौतिक नियम और जीव आ रहा तो विडाल डी ब्लास, अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव आ रहा तो एलन सैंपल, मानव समाज धरातल आ रहा तो रेडजेल। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कुछ विचारधाराएं। मानव भूगोल में कुछ विचारधाराएं हैं, जैसे पर्यावरण निश्चयवाद, फिर निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद या निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। पर्यावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म, ऐसा दौर जिस समय मनुष्य पूर्ण तौर पर किस पर डिपेंड था? निश्चित रूप से प्रकृति पर। किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, पर्यावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म की बात करें तो परिभाषा सरल शब्दों में आदि मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अनन्य क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाए, ऐसी विचारधारा को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। दोबारा सुन लेना, आदि मानव समाज कौन है? आदि मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच के अनन्य क्रियाओं का अध्ययन जिस विचारधारा के अंदर अपन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म कहा जाता है इसको। आदि मानव समाज और प्रकृति के जो शक्तियों के बीच की, प्रबल शक्तियों के बीच अनन्य क्रिया होती है उसे पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। फिर है निश्चयवाद। आपके लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, निश्चयवाद की अवधारणा दी थी आपके किसने?
रेड जेल ने, किसने दी थी? रेड जेल ने। डिटरमाइनिज्म, एक और विचारधारा है बीच में, संभववाद। संभववाद, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। निश्चयवाद, डिटरमाइनिज्म की बात करें तो ये भी वही है, मनुष्य किस पर डिपेंड था? प्रकृति पर। फिर इस संभव, फिर आता है आपके संभववाद। नवनिश्चयवाद बाद में आता है, एक बार इसे पढ़ते हैं संभववाद, पॉसिबिलिटी। संभववाद आपको ये पता है, जब प्रकृति ने अवसर दिया, प्रकृति ने क्या दिया? अवसर। और प्रकृति ने जब अवसर दिया तो मनुष्य ने प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर संसाधनों का इतना बेहतर तरीके से विकास किया कि धीरे 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 वो प्रकृति को क्या करने लगा? अपने अधीन करने लगा। अगर क्वेश्चन आता है कि संभववाद से क्या आशय है, तो आप इसमें ये लिखोगे परिभाषा के अंदर कि जब प्रकृति अवसर पर, जब वह दौर जिसमें प्रकृति ने अवसर प्रदान किया और मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का बेहतर तरीके से विकास किया तथा प्रकृति को धीरे 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 प्रकृति का मानवीकरण करना प्रारंभ कर दिया। अतः सरल सी बात है, पॉसिबल। संभववाद मतलब पॉसिबल, और जब मनुष्य है तो सब पॉसिबल है। आपको पता है इतनी टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली है कि आज भी अगर कोई व्यक्ति ये कह दे ये मृत है, मात्र नाय के बराबर है, देखने में ऐसा लग रहा है वो जिंदा है, लेकिन उसकी कोई हलचल नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो भी इतनी इतनी मतलब टेक्नोलॉजी है कि उसे 5 साल तक हम जिंदा रख सकते हैं मशीनों में। बहुत सारे ऐसे कार्य मनुष्य ने टेक्नोलॉजी से कर लिए जो असंभव थे, उनको भी क्या बना दिया? संभव। पहले आप खुद इस चैप्टर में देखो, पहले क्या हुआ था? हमने पर्यावरण निश्चयवाद या मानव का प्राकृतिकरण में ये पढ़ा था कि मनुष्य प्रकृति का गुलाम या दास था कि नहीं था। लेकिन संभववाद ने जैसे प्रकृति ने अवसर दिया, हमने प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और धीरे धीरे उस संभावनाओं के माध्यम से बेहतर विकास किया कि नहीं किया? अब जैसे बारिश नहीं होती थी तो हम प्रकृति के गुलाम या दास थे, तो इंद्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये क्या करते थे? करते नहीं करते? आप देखो कृत्रिम ढंग से बारिश कर देते हैं, अरे करते हैं नहीं? किसी भी ऋतु में देख लो, कोई भी सब्जी आपको चाहिए तो उपलब्ध हो जाएगी, ऋतु के अनुसार होना चाहिए सारे कार्य। लेकिन किसी भी मौसम में कोई भी आप सब्जी खरीद रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात कर लो, हर स्तर में असंभव कार्यों को मनुष्य ने पॉसिबल बना दिया है। और ये क्या है? संभववाद। ये क्या है? संभववाद। जैसे प्रकृति ने अवसर प्रदान किया, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन अवसरों का धीरे धीरे बेहतर विकास में कन्वर्ट किया। अरे किया कि नहीं किया? तो मनुष्य है तो सब क्या है? पॉसिबल। सब क्या है? पॉसिबल। अब इस संभववाद विचारधारा और पर्यावरण निश्चयवाद के बीच में एक नई विचार देता है ग्रिफिथ टेलर, और इससे कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या कहते हैं? रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। सीधा क्वेश्चन दिया जाए कि रुको और जाओ निश्चयवाद का नारा किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया था? नव निश्चयवाद है वो किसका है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगर सीधा निश्चयवाद आए तो कौन होगा? रेड जेल। रुको और जाओ निश्चयवाद आएगा तो कौन होगा? ग्रिफिथ टेलर। मतलब स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म। स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म। रुको और जाओ निश्चयवाद। इसमें ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं कि मनुष्य को दोनों की भी, अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि नव निश्चयवाद से क्या आशय, क्वेश्चन आ जाए परिभाषा के रूप में कि नव निश्चयवाद से क्या आशय, तो आप सरल सी बात है, संभववाद और ये क्या है? पर्यावरण निश्चयवाद। और ये क्या है? संभववाद। इनके बीच में कौन आ रहा है? नव निश्चयवाद। अगर आ जाए नव निश्चयवाद क्या है, तो
तो पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है वो क्या कहलाएगी? बीच की विचारधारा है वो क्या कहलाएगी? नव निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो विचारधारा है वो कौन सी है? नव निश्चयवाद, जिसे क्या कहते हैं? रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमाइजेशन। अब इसमें होता क्या है? ग्रिफिथ टेलर क्या कह रहा है? ग्रिफिथ टेलर ये कह रहा है कि हमें प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का उतना ही इस्तेमाल या प्रयोग करना चाहिए जितना प्रकृति हमें अवसर प्रदान कर रही है, उस एक सीमा क्षेत्र के भीतर रहकर हमें कार्य करने चाहिए। लेकिन आपको पता है मनुष्य क्या है? लालची। मनुष्य क्या है? लालची। और मनुष्य ये चाहता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा करो। अरे चाहता है नहीं चाहता? मनुष्य इतना लालची हो गया है कि वो प्रकृति पर टेक्नोलॉजी या तकनीकी या प्रौद्योगिकी स्तर से इतना डेवलपमेंट कर रहा है कि वो ये देख नहीं रहा है कि इससे आपके पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से एकदम फ्लो हो जाएगा। वो नहीं देख रहा है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? मनुष्य ने अंधाधुंध संसाधनों का प्रयोग किया। तो सरल सी बात है, जैसे ये क्या कह रहे हैं? रुको जाओ, आपको उतना ही प्रौद्योगिकी स्तर का, संसाधनों का उतना ही विकास करना चाहिए जितना प्रकृति आपको अवसर प्रदान कर रही है। उस प्रकृति के अवसर प्रदान करना या प्रकृति की जो सीमा क्षेत्र है उसके भीतर रहकर हमें कार्य करना चाहिए। उससे बाहर अगर कोई प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो उससे बाहर जाके अगर अपन फिर भी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब सरल सी बात है, वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमारे आसपास एक घटना घटित हुई थी सहजरासर गांव में, सुना है क्या आपने? गहरा गड्ढा हो गया था, हुआ कि नहीं? अरे हुआ था ना? क्यों हुआ? हम लगातार क्या कर रहे हैं? पानी का अतिदोहन कर रहे हैं। धरातल की भूमिगत जल है उसको क्या निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब धरातल के आंतरिक भाग, चाहे अपन धरातल से लगातार चाहे भूमिगत जल को निकाले, चाहे खनिज का दोहन करे, चाहे अन्य धातुओं को बाहर निकाले, तो सरल सी बात है धरातल धीरे धीरे नीचे क्या होगा? खोखला होगा। जमीन ऊपर से क्या होगी? नीचे धसेगी। अरे धसेगी नहीं धसेगी? भूकंप की घटनाएं होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? इस अवधारणा की पालना नहीं कर रहे हैं। हम प्रकृति की सीमा क्षेत्र को पार करके भी संसाधनों का अति दोहन कर रहे हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आपको देख लो उत्तराखंड में, चमोली में देख लो, कृत्रिम तरीके से वर्षा करवा, जिन क्षेत्रों में उनका पर्यावरण वहां का देख लो, ग्लेशियर देख लो, जहां इनके अलावा उत्तराखंड में भूस्खलन देख लो, क्यों हो रहा है? भारत का सबसे ज्यादा प्राकृतिक घटनाएं उसी क्षेत्र में हो रही है। अब हम आज भी लोग क्या कहते हैं? अब किसी लोगों को गए कि भाई ये सहजरासर में गड्ढा हुआ था तो ये क्यों हुआ? तो किसी ने कहा कि माता जी प्रकट हुई है? कोई यहाँ कहेगा हनुमान जी प्रकट हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्रकृति के संसाधनों का अति दोहन बहुत ज्यादा कर दिया है और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है कि वो देवता प्रकट हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या कर दिया है? प्रकृति की सीमा क्षेत्र को लांघ दिया है और संसाधनों का बहुत ज्यादा अति दोहन कर रहे हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि रुको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटरमाइजेशन। आप प्रकृति की सीमा क्षेत्र के भीतर रहकर प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का विकास कर सकते हो। रही बात पेपर में आए तब क्या करना है, तो आप सरल सी शब्द जब पर्यावरणवाद, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा जो थी उसे क्या कहा गया था? नव निश्चयवाद। और ये देने वाले कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। दोबारा सुन लेना तीनों परिभाषा। अगर क्वेश्चन आता है एनवायरमेंट डिटरमाइजेशन क्या होता है, पर्यावरण निश्चयवाद क्या होता है, तो आदि मानव समाज प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली अनन्य क्रिया क्या कहलाती है? पर्यावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंट डिटरमाइनिज्म कहलाती है। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच होने वाली अनन्य क्रिया क्या कहलाती है? पर्यावरण निश्चयवाद। फिर है निश्चयवाद जिसमें पूर्ण तौर पर मनुष्य किसका अधीन था? प्रकृति का। और ये निश्चयवाद दी थी वो किसने? रेडजेल ने।
फिर संभववाद, जब संभववाद विचारधारा में ये लिखोगे, जब प्रकृति ने कुछ अवसर प्रदान किए तब मानव ने प्रौद्योगिकी के सहारे संसाधनों का अत्यधिक विकास करके अपने जीवन में पर विकास किया। या फिर सरल शब्दों में ये लिख सकते हो कि प्रकृति के बेहतर अवसर और मनुष्य के उच्च प्रौद्योगिकी स्तर की वजह से प्रकृति में असंभव कार्य को भी संभव किया जा सका। इसे क्या कहते हैं? संभववाद। इसे क्या कहा जा सकता है? पॉसिबिलिटी। मनुष्य ने असंभव कार्य को भी क्या कर दिया? संभव। फिर अगर आ जाए नवनिश्चयवाद, तो नवनिश्चयवाद में सरल सी बात है, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद की बीच की विचारधारा है, उसे क्या कहा जाता है? नवनिश्चयवाद। और ये देने वाला कौन था? ग्रिफिथ टेलर। और इसने एक नारा दिया था, कौन सा? रुको और जाओ निश्चयवाद। इस चैप्टर की मुख्य बातें आपको ध्यान रखना, मानव भूगोल की परिभाषा और आपकी ये जो विचारधारा है। उसके बाद में मानव भूगोल की बात करते हैं, क्षेत्र और उपक्षेत्र। सरल सी बात है, मानव भूगोल के क्षेत्र। यहां तक समझा की बात? मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के क्षेत्र। भूगोल कौन सी है? मानव भूगोल। इसका मतलब मनुष्य जो एक्टिविटी कर रहे हैं और उनका अगर अपन अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मानव भूगोल है। जैसे सामाजिक, कौन सा? सामाजिक, सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ठीक है, ये मानव भूगोल क्या है? उपक्षेत्र, क्षेत्र हो गए। अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना उप क्षेत्रों का, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में। सामाजिक भूगोल, समाज में क्या करे आप? समाज में क्या क्या एक्टिविटी होती है? आप रहन सहन कर रहे हो, समाज के अंदर क्या होता है? धर्म होता है, संस्कृति होती है, रहन सहन होता है कि नहीं होता है? तो उस क्षेत्र में क्या हो जाएंगे? आपका व्यवहार कैसा है? समाज के अंदर आप रह रहे हो तो इसका मतलब उस क्षेत्र क्या होगा? व्यवहारिक भूगोल। कौन सी हो जाएगी? व्यवहारिक भूगोल। ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, आप जिस कल्चर में रह रहे हो, ठीक है, सांस्कृतिक हो गया, ठीक है, धार्मिक हो गया। ये क्या होता है इनके उपक्षेत्रों में? आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। ये आर्थिक भूगोल का क्या हो गया? क्षेत्र। अब इसके उपक्षेत्र कौन से हो गए? आर्थिक, आप सिर्फ इतना ही रख लो जिनसे आय प्राप्त हो, जितने भी संसाधन है उनसे आपको क्या प्राप्त होती है? आय। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे? आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र संसाधन। कौन सा हो जाएगा? संसाधन भूगोल। ये क्या है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। कृषि, इनसे क्या प्राप्त होती है? आय, या आर्थिक भूगोल का क्या है? उपक्षेत्र। व्यापार या विपणन, व्यापार या विपणन, ये भी क्या है? आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सरल से आता है कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम लिखो, या राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम लिखो, या सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम। सामाजिक राजनीतिक भूगोल की बात करें तो आपके सैन्य भूगोल, कौन सा? सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल के अलावा बताओ, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र बताओ, बता सकते हो क्या? अगर मैं पूछूं आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र तो बता दोगे क्या? अगर मैं आपको ये पूछूं कि आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र बताओ, बता दोगे क्या? अरे आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र बता दोगे? बताओ कौन कौन से हैं? कृषि और है, कृषि और है, संसाधन और है, व्यवहारिक तो सामाजिक में होगा, व्यापार या विपणन ये किसके हैं? आर्थिक है। व्यवहारिक सांस्कृतिक ये किसके हैं? सामाजिक है। किसके हैं? सामाजिक है। राजनीतिक भूगोल के आपके एक तो हो गए सैन्य, और एक राजनीति में क्या होता है? निर्वाचन।
अरे क्या होता है? निर्वाचन भूगोल। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इसका, इन्हें अगर आप ध्यान में नहीं रखते हो छोड़ दो, इसका इतना ध्यान रखना। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्रों में नाम लिखो। इस बार आया था आईपीडी में आर्थिक भूगोल के क्षेत्र जिनसे आय प्राप्त होती है, कोई भी लिख सकते हो। आपके संसाधन है, आर्थिक है, विपणन है, कुछ भी लिख सकते हो जिनसे आय प्राप्त होती है। इस बार ध्यान रखना है आपके राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र, सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ये तो हो गए मानव भूगोल के उपक्षेत्र। अब मानव भूगोल के उपागम, सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अन्वेषण मानव भूगोल का उपागम है, प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का उपागम है, क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल का उपागम है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है। ऐसा कुछ नहीं आएगा कि मानव भूगोल जिस प्रकार यहाँ क्वेश्चन आ सकता है भाई राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के नाम लिखो, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है प्राय। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सा उपागम नहीं है। पूरे चैप्टर में मात्र 3 ही चीजों का ध्यान रखना है। मानव भूगोल की परिभाषा, 3 परिभाषा, 3 विचारधारा और नारा किसने दिया था, और उपागम कौन से हैं और उपक्षेत्र कौन से हैं। दोबारा इस पाठ को यहां से आपके अन्वेषण हो गया, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, पूरे चैप्टर का सार दोबारा सुन लो। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा सरल शब्दों में जहां से चैप्टर की अपने शुरुआत की थी वहां सुन लो। मानव भूगोल जो मैं वही चीज रिपीट करूंगा वापस 5 मिनट में जो आपके पेपर के लायक होगी, बाकी कोई चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मानव भूगोल की परिभाषा का, ठीक है ना। परिभाषाएं 3 दी थी। पहली परिभाषा थी रेड जेल की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव समाज और धरातल के बीच शब्द आपको दिखाई दिए तो इसका मतलब कौन है? रेड जेल। कौन होगा? अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव आएगा तो कौन आएगा? एलन सैंपल। कौन आएगा? अगर पृथ्वी पर के भौतिक नियम, पृथ्वी के भौतिक नियम व इस पर रहने वाले जीवों की मध्य संबंध अध्ययन करें। अगर कहीं भौतिक नियम आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक नियम तथा जीव, भौतिक नियम या जीव आपको दिखाई दे, शब्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। परिभाषा का संबंध किस भूगोल वेत्ता से? अगर भौतिक नियम और जीव शब्द आते इसका मतलब विडाली उल्लास। मानव समाज धरातल आए तो रेड जेल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव आए तो एलन सैंपल। तीनों परिभाषाएं याद होगी। उसकी बात आती विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद, आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच के अनन्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद। समझ आ गया? फिर आपके संभववाद, प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है और मनुष्य वह दौर जिस दौर में प्रकृति ने कुछ अवसर प्रदान किया, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी स्तर से प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का बेहतर तरीके से विकास किया, उसे क्या कहता? संभववाद। मनुष्य ने असंभव कार्य को भी प्रकृति के माध्यम से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी संभव बना दिया, पॉसिबिलिटी। फिर आपके न्यू डिटरमाइनिज्म, नवनिश्चयवाद। बताया था आपको, क्या याद है? यहां लिखी थी, क्या लिखी थी? पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा कौन सी थी? नवनिश्चयवाद। विचारधारा देने वाला कौन था? ग्रिफिथ टेलर। कौन था? और उसने नारा क्या दिया था? स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म, रोको और जाओ निश्चयवाद। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। अगर निश्चयवाद की बात करें तो कौन था? रेड जेल। ठीक है। बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये मानव भूगोल की क्या है? क्षेत्र। अब क्वेश्चन पूछ ले मानव भूगोल के उपक्षेत्र जिनसे आय प्राप्त होती है वो सारे के सारे आर्थिक भूगोल क्या होंगे? उपक्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल उपक्षेत्र कौन से है? कौन से है? कृषि, व्यापार, संसाधन, ये सारे के सारे जो जितने भी संसाधन जिनसे में आय प्राप्त होती है वो क्या है? संसाधन भूगोल है। वो किसके उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन से? व्यवहारिक, सांस्कृतिक, ये क्या है? व्यवहारिक भूगोल के उपक्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र कौन से? सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। मानव भूगोल के उपागम कौन से? क्वेश्चन आएगा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अन्वेषण,
क्षेत्रीय विभेदन, स्थानीय संकर, ये क्या है? सारे के सारे मानव भूगोल के उपागम। क्या है? मानव भूगोल के उपागम। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और जल्दी चैप्टर सेकंड जो विश्व जनसंख्या वितरण आज या कल में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद में 2 या 3 चैप्टर के बाद में एक बढ़िया वीडियो होगा जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी के जो 56 नंबर का मटेरियल है उसमें से एक व्यवस्थित प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से आपको आगामी 2 महीने के दौरान तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको प्री बोर्ड देने हैं और कौन सा तरीका अपनाएं आप जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अंक है वो प्राप्त कर सकें। पेपर कैसे सोल्व करना है, पढ़ने का तरीका क्या है, ये सारी की सारी बातें उस एक वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो 2 या 3 वीडियो जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, तीसरा या चौथा वीडियो प्रयास करेंगे कि आपको आगे के 2 महीने की जो रणनीति है, पेपर की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से तैयार करना है आपको। बस कम समय की वजह से इस बार एग्जाम थोड़े से जल्दी है तो कैसे करके हम बेहतर है अंक प्राप्त कर सके, इसको लेकर एक नया वीडियो अपलोड करेंगे 1 या 2 वीडियो चैप्टर होने के बाद में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी बताएं कि नया यूट्यूब चैनल साधना क्लासेस और इनके साथ मनोज सर ज्योग्राफी के नाम से जो चैनल है उसमें सारे की सारी में जितना हो सके जल्द से जल्द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल मूल सिद्धांत के चैप्टर वो प्रयास करते हैं कि दिसंबर तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है।